नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यूपी टीजीटी और पीजीटी आपका 5 दिन बाद और 10 दिन बाद दोनों के दोनों एग्जाम होने वाले हैं और दोनों के लिए कॉमन टॉपिक होगा मिडिवल हिस्ट्री का, जो दिल्ली सल्तनत यूपी पीजीटी में पूछा जाता है, यूपी टीजीटी में पूछा जाता है। तो वे सारी की सारी इंपॉर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बातें बढ़ती है दिल्ली सल्तनत में, हम कंप्लीट देखेंगे। दोस्तों, लास्ट टाइम आपका ये चल रहा है यूपी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, फिर नेक्स्ट मंथ आप यूपी जीआईसी भी दे रहे हैं, फिर यूजीसी नेट की भी आपकी एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। तो टॉपिक तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप दोस्तों इसको अभी दिल्ली सल्तनत को टीजीटी और पीजीटी में पढ़ेंगे तो मैं मानता हूं कि आपको इसका निश्चित ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, आप विश्वास करके देख लेना एक बार, ठीक है। आप एक बार ये देख लेना अपनी ड्रॉबैक कि दिल्ली सल्तनत में हम अक्सर कौन कौन सी चीजें छोड़कर चलते हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन बढ़ता है। दोस्तों, यूजीसी नेट में भी 12-13 क्वेश्चन आते हैं और टीजीटी में और पीजीटी में मिडिवल का आधा सिलेबस है। आधा सिलेबस दिल्ली सल्तनत से है। कई सारी चीजें अपने इसमें पीजीटी का जो सिलेबस है ऐसी है कि नहीं पूछी जाती जो यूजीसी नेट में पूछी जाती है। सूफी संत नहीं पूछे जाते, मतलब जो सिलेबस में मेंशन नहीं है ना, या भक्ति संत, सूफी संत। तो जो चीज दोस्तों पहले सिलेबस देखो और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या पूछ रखा है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या पूछ रखा है, ठीक है। तो आज दिल्ली सल्तनत की दोस्तों वो सभी बातें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो आप अक्सर छोड़ के चलते हैं और जहां से क्वेश्चन बनता है। सारे के सारे कंप्लीट ओवरव्यू दिल्ली सल्तनत का दोस्तों आज हम यहाँ पे करेंगे। तो आप लास्ट तक जुड़े रहना, लास्ट तक वीडियो देखना, निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको फायदा मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो सा भी टॉपिक आपका थोड़ा वीक है उसका डाल देना। मुगल काल या आपका विजयनगर साम्राज्य या बहमनी या मॉडर्न हिस्ट्री का, एंशिएंट का, जो भी टॉपिक आपका मतलब आप बोलना चाहते हो कि भाई इनसे पहले हो जाए तो मैं करा दूंगा कंप्लीट भी। ये तो एक ओवरव्यू है। अगर आपको आप चाहते हो कि कोई टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए तो कंप्लीट ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, अपनी क्लास जो लाइव क्लास अपनी होती है वो रेगुलर है, वो कंटिन्यू है दोस्तों, फर्स्ट पेपर की और सब्जेक्ट की भी। जो स्टूडेंट उसमें ज्वाइन करना चाहता है वो कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए कांटेक्ट नंबर पर, ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत से संबंधित वो सभी बातें आज यहाँ देखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप चेक करना कि आप ये चीज देख के चलते हो कि नहीं चलते हो, या आप इसको छोड़ के चलते हो। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों दिल्ली सल्तनत, शॉर्ट में सारी की सारी बातें करेंगे दोस्तों, शॉर्ट में सारी की सारी बातें करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन कहां से बनेगा भाई दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि यूपी पीजीटी में तो महमूद गजनवी से दे रखा है, यूपी पीजीटी में महमूद गजनवी से, मोहम्मद गोरी से दे रखा है अपना सिलेबस के अंदर, ठीक है भाई। तो आपको क्या चीज देखनी, मैं सबसे पहले आपको यह बात बोलूंगा कि भाई कि आप सबसे पहले दिल्ली सल्तनत अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका लेखन पढ़ियो, लेखन पढ़ना, उसका जो स्रोत दिए गए है स्रोत पढ़ना। स्रोत कैसे कि कौन से इतिहासकार कौन से शासक के समय था और कौन सी पुस्तक लिखी, पुस्तक के अंदर क्या चीज उसमें मेंशन है। जैसे कि कई सारे शासक हुए भाई, आमिर खुसरो हो गया, आमिर खुसरो, इसामी हो गया, अफीफ हो गया, या बिन अहमद सरिंदी हो गया, जियाउद्दीन बर्नी हो गया, हसन निजामी हो गया, फखरुद्दीन अहमद हो गया, फखरुद्दीन अहमद हो गया, मिनाज सिराज हो गया, या ओफी होगा। ओफी के अलावा अगर आपका देखो अल बरूनी भी आप पढ़ोगे क्योंकि गजनवी भी है, अल बरूनी भी आप देखोगे इसमें दोस्तों, ठीक है। ये मैंने कुछ मुख्य लिखे हैं। तो आपको यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा। सबसे पहले आमिर खुसरो की बात करते हैं। तो आमिर खुसरो के बारे में कुछ पुस्तक तो इसकी कॉमन है बहुत सारी भाई, किरान मुस्तादेन, तुगलकनामा या नूह सिपिया, तारिक अलाई, या फिर आपकी कुछ और जो अन्य पुस्तक है जिसमें आमिर खुसरो की जीवनी दी गई है, गुरुतुल कमाल है, हस्तबीस्त है, आइने सिकंदरी है और बहुत सारी पुस्तक आमिर खुसरो की है। ये आपने देखनी है कि किस पुस्तक में इसकी खुद की जीवनी है, किस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन है, किस पुस्तक में जलालुद्दीन खिलजी का वर्णन है, किस पुस्तक के अंदर कैकोबाद और बुगरा खान के मिलन का वर्णन है, तुगलकाबाद किले का वर्णन किस पुस्तक में है। या आमिर खुसरो संबंधी देखना, आमिर खुसरो का जन्म कहां पे हुआ था और ये
कौन कौन से अभियान में किस किस शासक के साथ ये गया था, मतलब कि बंगाल अभियान गया था तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक के साथ, इधर रणथंबोर अभियान गया था राउद्दीन खिलजी के साथ, दक्षिण में अभियान पे जाता है मलिक काफूर के साथ। तो अभियान देखने आमिर खुसरो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जहां से आमिर खुसरो का क्वेश्चन ना पड़ता हो दोस्तों, ठीक है। तो आमिर खुसरो में कंप्लीट देखना है भाई। उसके बाद इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो होगा वो होगा आपका बर्नी। कौन सा होगा भाई? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो कि आपकी बात करी जाए फिरोज शाह के समय में था, तारीख फिरोज शाही इसने लिखता है। तारीख फिरोज शाही ये दो व्यक्तियों की पुस्तक है। एक तो खुद सल्तनत के अंदर अपनी जीवनी लिखने वाला शासक यानी कि फिरोज शाह तुगलक, वो खुद जीवनी लिखी थी तारीख फिरोज शाही में, और बर्नी ने इसकी तारीख फिरोज शाही लिखी थी दोस्तों, ठीक है। बर्नी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तारीख फिरोज शाही लिखी थी। अब आपने देखनी है बर्नी की पुस्तक कौन कौन सी है भाई? सलाते कबीर, फतवा जहांदारी, या इसकी अन्य 6 पुस्तक कौन कौन सी है जहां पे आपने डिस्कस करना जरूरी है। और इन पुस्तक के अंदर किस किस चीज का वर्णन है कि बर्नी ने किसको आदर्श सुल्तान माना है। दिल्ली सल्तनत के अंदर बर्नी ने किसको अपना मुस्लिम जगत का आदर्श सुल्तान माना है। मिन्हाज सिराज ने किसको आदर्श सुल्तान माना है? मिन्हाज सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी में। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपने इसामी देखना है, अफीफ देखना है, या बिन अहमद सरींदी देखना है, हसन निजामी देखना है। इनका देखना कैसे कि हसन निजामी किसके समय में थे? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, जिसने ताजुल मासिर लिखी। अलबरूनी गजनवी के समय में थे, किताबुल हिंद लिखी थी। फखरुद्दीन ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में थे भाई। या फिर ये कौन थे भाई? ये ओफी भी इल्तुतमिश के समय थे। ओफी कौन थे? इल्तुतमिश के समय थे। या बिन अहमद सरहिंदी या अफीफ इसामी आमिर खुसरो, ये कौन सा किसका दरबारी था और कहां पे इन्हें कौन सी रचना की? तो स्रोत सबसे पहला पॉइंट होगा आपका। पहला पॉइंट क्या हुआ दोस्तों? वो हुआ आपका स्रोत। कौन सा? स्रोत। अब दूसरा पॉइंट देखिए, स्रोत आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई। और स्रोत आप लोग छोड़ के नहीं चल सकते, सबसे बड़ी बात यह है, स्रोत आप लोग छोड़ के नहीं चल सकते। दूसरा भाई महमूद गजनवी से आप लोग देख रहे हैं, महमूद गजनवी से आप लोग देख रहे हैं इसको। तो महमूद गजनवी को देखो कि महमूद गजनवी से क्या बात पूछी जाएगी। महमूद गजनवी से आपसे पूछा जाएगा उसके सारे के सारे युद्ध नहीं करने हैं, सारे के सारे अभियान नहीं करने हैं। तो उसके क्या करने हैं? शुरुआत का देख लो, 1001 वाला देख लो, सोमनाथ मंदिर की लूट देख लो, गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था जिसको उसने हराया था वो देख लो, और लास्ट उसका आक्रमण जो था वो भारत में कब था ये देख लो, ठीक है भाई। इंपोर्टेंट यहाँ पे अलबरूनी है, अलबरूनी की पुस्तक कौन सी थी? अलबरूनी से संबंधित और अन्य बातें, अन्य पुस्तक या कौन सी थी? इनका जो वेद, यहाँ के जो वेदाचार्य थे, पंडित लोग थे, उनके साथ इनका वो होता है। अपनी पुस्तक में किस चीज का वर्णन अलबरूनी यहाँ पे करता है, ठीक है भाई, ये बात आपने देखनी है। अब हम देखते हैं इसके बाद मोहम्मद गोरी को। तो मोहम्मद गोरी में आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ये भारत में पहला कौन सा शासक था जो मोहम्मद गोरी को पराजित करता है। वो आपने पता है भाई भीम था, मूलराज था या भीम था, है ना, 1178 ईस्वी में। उसके बाद 2 युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ होते हैं, 2 युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ होते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या करना है? इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। तो गुलाम वंश की स्थापना जब हो जाती है दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। ऑर्डर कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं, इल्तुतमिश का नहीं, रजिया सुल्तान का नहीं, बलबन का नहीं। इनके अंदर जो पूछे जाते हैं कि 1210 में कौन बनता है, 1236 में कौन बनता है गुलाम वंश का, 1240 में कौन बनता है, इसके बाद 1242 में कौन बनता है, 1246 में कौन बनता है, ये एक ऑर्डर पूछे जाएंगे आपसे दोस्तों, ये ऑर्डर पूछे जाएंगे। इसके बीच बलबन नहीं पूछेंगे कि भाई बलबन का क्रम किसके बाद आता है, ठीक है। तो 1210 ये बताओ भाई कौन था, ये 1236 बताओ कौन था, 1240 बताओ कौन था भाई, ये कौन था, ये कौन था, ये बताओ, ठीक है। ये नसरुद्दीन महमूद था, ये मसूद शाह था, ये बहराम शाह था, ये रुकनुद्दीन फिरोज था, और ये आराम शाह था। कौन था दोस्तों? आराम शाह था। जिस प्रकार से गुलाम वंश के ये ऑर्डर पूछे गए आपसे, इसी प्रकार से आपसे तुगलक वंश के ऑर्डर भी पूछे जाएंगे सल्तनत के अंदर। यहाँ 2 जगह से ये आपको ऑर्डर आएंगे, एक सैयद वंश का, तीसरा जो आपका टॉपिक होगा वो होगा सैयद वंश का। तो मैंने कौन कौन बताए, 1210 में आराम शाह, 1236 में रुकनुद्दीन, 1240 में आपका बहराम शाह, 1242 में आपका नसरुद्दीन मसूद शाह, और 1240 में आपका जो पूछा जाता है वो है नसरुद्दीन महमूद,
जो कि बलबन का जमाई था। बलबन की लड़की की शादी इसके साथ हुई थी और एकमात्र शासक ऐसा था सल्तनत के अंदर जिसने सिर्फ और सिर्फ एक शादी की थी, जिसने सिर्फ और सिर्फ एक शादी की थी। उपाधि थी दरवेश। उपाधि क्या थी दोस्तों इसकी? दरवेश थी। अब हम देखते हैं तुगलक शासकों का कर्म। तुगलक शासकों का क्रम कैसा था दोस्तों? वो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा गियासुद्दीन तुगलक का। गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, इसके बाद पूछा जाएगा। गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय के बाद अबू बकर शाह, उसके बाद कौन था? अलाउद्दीन सिकंदर शाह कब बनता है, या लास्ट जो है नसरुद्दीन महमूद कब बनता है? तो लास्ट के जो 4 शासकों के क्रम है तुगलक वंश में, ये दोस्तों करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सैयद वंश के शासकों को ऑर्डर। तो सैयद वंश के शासक आप देखते हैं कि भाई 1414 में आते हैं, 1414 में आते हैं। और कब आते हैं 1414 में? किसको हटा के आते हैं? तुगलक को हटा के आते हैं ना। तैमुरलंग की सहायता से मिलता है। खिजर खान जो था, खिजर खान जो कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता और अपना जो गद्दी पर जो बैठा था, तुगलक वंश के जो वहां पे जो लोग होते थे उनको गद्दी पे बैठा था, तुगलक शासकों के जो उनके आगे वंशावलियां थी। ठीक है, तो खिजर खान ये गद्दी पे बैठता है। 1414 में सैयद वंश यानी कि सिया वंश की स्थापना यहां से हो जाती है। हजरत आला की उपाधि, रेयत आला की उपाधि धारण करता है और गद्दी पे बैठता है, और गद्दी पे बैठता है। मलिक तोहफा इसका वजीर होता है। तो आपको ऑर्डर याद रखना है। खिजर खान के बाद कौन था भाई? वो था आपका कौन? खिजर खान के बाद कौन था भाई? मुबारक शाह। कौन? मुबारक शाह। ये मुबारक शाह ही था जो कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक, याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो थे अपने, उसकी पुस्तक जो थी तारीख मुबारक शाही, इसी को समर्पित थी, जिसमें नहरों का वर्णन है। आपसे पूछा जाएगा नहरों का वर्णन, तारीख मुबारक शाही, आप लोग लगाओगे फिरोज शाह तुगलक, लेकिन फिरोज शाह तुगलक नहीं होगा, उसको होगा मुबारक शाह। भाई क्या होगा? मुबारक शाह। ठीक है दोस्तों, मुबारक शाह के बाद आपका आता है कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के बाद जो आपका आता है लास्ट में वो है आलम शाह। आलम शाह, आलम शाह क्या है? ठीक है भाई, ये 4 शासक है सैयद वंश में। यही अगर सारी बातें बता दूं, बस आपको क्या याद रखना है? उपाधि याद रखनी है, पुस्तक याद रखनी है। पुस्तक का नाम दरार जज्बात है। उपाधि मैंने बताई वजीर मलिक तोहफा है। मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु के बाद लोगों ने काले कपड़े पहनकर शोक प्रकट किया था खिजर खान की मृत्यु के बाद। मुबारक शाह है, शाह की उपाधि धारण करता है इसके बाद, है ना। और ये इसका जो वजीर है वो मलिक उस सरवर है। कौन है? मलिक उस सरवर है। और ये जो होता है इसके समय में ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी होता है जो तारीख मुबारक शाही की रचना करता है। और मुबारकाबाद नगर बसाता है। किस नदी के किनारे बसाता है? यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर ये बसाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह आता है। ये बहलोल लोदी को बेटा कहता है, खान खाना की उपाधि देता है, बेटा कहकर ये पुकारता है बहलोल लोदी को। और लास्ट जो था, इसने क्या किया? इसने यहां से जाकर बंदारी में जाकर शासन करने लगा और ये बंदारी में शासन करता रहा और यहाँ पे लोधी साम्राज्य का सत्ता यहाँ पे खड़ी होगी। लोधी साम्राज्य की सत्ता यहाँ पे खड़ी होगी। बस यही सैयद वंश का, सैयद वंश में इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता भाई मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर यहीं पे मैं अभी लोधी वंश की बात करूं, लोधी वंश की यहीं पे कंप्लीट बात कर दे 5 मिनट के अंदर, तो क्या होगा? बहलोल लोधी आता है। बहलोल लोधी गद्दी पे बैठता है, जिसको मोहम्मद शाह अपना बेटा या पुत्र कहकर पुकारता है। तो बहलोल लोधी जो है ये लोधी वंश के साम्राज्य यहाँ पे शुरुआत हो जाता है। एक क्वेश्चन क्या बढ़ता है आपके साथ दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा अंतिम तुगलक शासक कौन था? अंतिम तुगलक शासक कौन था? तो तुगलक, ये गुलाम तुगलक थे, खिलजी तुगलक थे, तुगलक बोल रहा हूं, तुर्की शासक कौन? अंतिम तुर्की शासक कौन था? आपने याद रखना है, जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करता है दाहिर पर, सिंध नदी पे, तो वो अरबी था। क्या था? वो अरबी था। ठीक है, और ये मोहम्मद बिन कासिम इसके गजनवी के बाद अपना तुर्क यहाँ पे आ जाने लग जाते हैं। तुर्कों का प्रभाव भारत में बढ़ जाता है। तो गुलाम वंश के शासक, खिलजी वंश के शासक और तुगलक वंश के अंतिम शासक यानी कि नसरुद्दीन महमूद तक आपका क्या होता है? ये सारे के सारे जो थे शासक ये तुगलक थे। सैयद वंश लगा जाते हैं। अंतिम तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद। ठीक है भाई, ये सैयद वंश सिया वंश से संबंधित थे
और लोधी ये अफगान थे। लोधी भारत में 2 बार आते हैं, एक इसके बाद शेरशाह सूरी आएगा, एक इसके बाद शेरशाह सूरी आएगा, पहले ये आता है। ठीक है भाई, बैलो लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, 3 शासक बैठते हैं, 3 शासक गद्दी पे बैठते हैं। बैलूर लोधी का जो राजत्व का सिद्धांत था वो भ्रातृत्व वाला था भाई, भाईचारे वाला। ये बुलाता था अफगान से आओ और यहाँ पे शासन करेंगे, मिल बांट कर खाएंगे, बराबर का दर्जा दूंगा। अपने सरदारों के साथ नीचे कालीन पे बैठता था, कभी गद्दी पर नहीं बैठता था, भ्रातृत्व जो था। ठीक है, जौनपुर विजय करता है हुसैन शाह सरकी से, जौनपुर विजय करता है और विजय करने के बाद अपने बेटे सिकंदर लोधी को नहीं देता, बारबक शाह को बिठाता है गद्दी पे। किसको बिठाता है? बारबक शाह को। विलय नहीं करता अपने राज्य के अंदर। विलय अगर आपसे पूछे जौनपुर का विलय कौन करता है, वो सिकंदर लोधी करता है। विलय कौन करता है? सिकंदर लोधी करता है। जीता कौन है? बहलोल लोधी है। और बारबक शाह को सिकंदर लोधी हटाता है, खुद बैठ जाता है। ठीक है, ये तो बात वहां की हुई थी। और दूसरी बात, इनके पैरेलल जो ग्वालियर के जो शासक थे, 3 शासक थे, कीर्ति वाला और ये मानसिंह और विक्रमादित्य। आपसे पूछा जाएगा सिकंदर लोधी के समय में कौन था? मानसिंह था। इब्राहिम लोधी के समय में कौन था? विक्रमादित्य था। बाबर के समय में कौन था ग्वालियर का शासक? विक्रमादित्य था। तो ये याद रखने आपने दोस्तों। ठीक है, तो बैलो लोधी की बात कर रहे थे। तो बैलो लोधी ऐसा शासक था कि सल्तनत के अंदर अकेला, और एक था अपना प्राचीन काल में हम पढ़ते हैं बिंदुसार। ये दोनों सिजेरियन तकनीक से पैदा हुए थे, सिजेरियन तकनीक से पैदा होने वाले शासक थे। ठीक है, और ये गद्दी पे तो मैंने बताया कि बैठता ही था, मसनद आला की बात, ये मतलब मसनद आला बोलता था। और इसके बाद आता है सिकंदर लोधी, निजाम खान के नाम से बैठता है, जिसका वजीर मियां बुआ था। मियां बुआ जिसकी आयुर्वेद में बहुत अच्छी पकड़ थी, एक अनुवाद भी किया था एक पुस्तक का आयुर्वेद के अंदर। और ये जो सिकंदर लोधी जो था, इधर जब जौनपुर विलय करता है तो तिरहुत और ये बिहार मिथिला वाला एरिया भी जीत के वहां से आ जाते हैं। ग्वालियर या बंगाल के अंदर बराबरी पर वो करता है, बराबर स्तर पर ये संधि करता है। ग्वालियर के अंदर, बंगाल के अंदर, जो बंगाल का शासक था, आप कमेंट बॉक्स में डालना बंगाल का शासक कौन था। और ये सिकंदर लोधी था जो कि तुर्की राजतों पे शासन करता था। बोलता था कि अगर मैं एक गुलाम को पाल के मैं बैठा दूं तो मेरी आज्ञा अनुसार इसको सभी मतलब कंधा देने आ जाएंगे, है ना। तो ये तुर्की राजत्व होता था। ठीक है, और खाद्यान्न से जकात कर हटाया था इसने। भाई जो औरतें थी उनको मजारों पर जाने से रोका था इसने, औरतों को मजारों पर जाने से रोका था। शिक्षा में भी इसने विकास किया था, शिक्षा के अंदर भी इसने विकास किया था सिकंदर लोधी ने। ठीक है, कई सारी बातों में फिरोज शाह तुगलक से समानता रखता है, लेकिन कुछ चीजें, क्योंकि एक अच्छा सिपाही भी था, एक अच्छा बहादुर सिपाही था ये, और वो सिपाही मतलब एक अच्छा योग्य सैनिक नहीं था फिरोज शाह तुगलक। आगरा की स्थापना ही करता है सिकंदर लोधी 1504 में, लेकिन राजधानी कब बनाता है? राजधानी बनाता है 1506 ईस्वी में। आगरा को राजधानी कब बनाता है? 1506 ईस्वी में। ठीक है भाई, इसके बाद इसका बेटा, यानी कि ये 1504 में बैठता है और 1516-17 तक रहता है। इसके बाद बैठता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश का और सल्तनत वंश का अंतिम शासक था, वो गद्दी पे बैठता है और जिसको बाबर बाद में पराजित करता है पानीपत के युद्ध में। उससे पहले 1-2 लड़ाई ये पहले भी हार चुका था। खतौली की लड़ाई ये हार चुका था। खतौली की लड़ाई किसके साथ हुई थी? राणा सांगा के साथ हुई थी। धौलपुर की लड़ाई किसके साथ हुई थी? राणा सांगा के साथ हुई थी। ये पराजित हो चुका था दोस्तों इब्राहिम लोधी। और इसके जो देखा जाए कि इसने भूरा जसव कर कितना लिया, तो भूरा जसव कर लिया इसने 1/4। 1/4, वो भी बाद में तो बोला भाई अनाज के रूप में लूंगा मैं 1/4। और इसकी जो कब्र है, जो इसका मकबरा जो बनाया था, वो बाबर ने बनवा दिया था पानीपत में, ईंटों से निर्मित इसका मकबरा करवा दिया था। हालांकि लोधी साम्राज्य में अगर स्थापत्य की बात करें, थोड़ा सा स्थापत्य का एक ओवरव्यू यहीं पे ले लेते हैं जब स्थापत्य की बात आ गई, कि भाई सबसे पहले स्थापत्य में हम पढ़ लेते हैं कुतुब मीनार, हम पढ़ लेते हैं कुतुब मीनार के बाद हम देख लेते हैं भाई ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी देख लेते हैं, अलाई दरवाजा देख लेंगे, और अलाई दरवाजा के बाद हम देख लेते हैं तुगलकाबाद का किला। तुगलकाबाद के किले के बाद हम देखते हैं ये 2-3 किले और देख लेते हैं। लेकिन जो अंदर की बात है दोस्तों, इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, क्षेत्रीय राज्य की स्थापत्य पूछी जाती है। अटाला मस्जिद कहाँ पे है? अदीना मस्जिद कहाँ पे है? हमदान मस्जिद कहाँ पे है? लाट का किला कहाँ पे है? मांडू का किला कहाँ पे है? ठीक है, लाट मस्जिद कहाँ है? मांडू किला कहाँ है? ठीक है, बंगाल के अंदर, श्रीनगर के अंदर, मालवा के अंदर, या ये आपसे पूछा जाएगा इनमें कौन कौन सी स्थापत्य से संबंधित है।
इनमें स्थापत्य से संबंधित है। अष्टकोणीय मकबरा हमेशा पूछा जाए, अष्टकोणीय मकबरा किसका था सबसे पहले? तो फिरोज शाह तुगलक के जो वजीर था खानेजा तेलंगानी, उसका मकबरा जो था दोस्तों वो अष्टकोणीय था। उसके बाद जो अष्टकोणीय मकबरा बना वो लोदियों की देन थी, सिकंदर लोदी का मकबरा भी अष्टकोणीय था। पंचकोणीय किसका मकबरा था? पंचकोणीय, 5 कोण थे जिसमें, वो था गियासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक, जिसने तुगलकाबाद किला बसाया था जिसने तुगलकाबाद किला बसाया था चतुर्भुज आकार में, तो ये गियासुद्दीन तुगलक था। कुतुब मीनार का आपका पूछा जाएगा वास्तुकार कौन था? हाइट पता है कुतुब मीनार की आपने, कुतुब मीनार का शुरुआत पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी, इल्तुतमिश ने काम कराया। लास्ट में जब एक बिल्डिंग गिर जाती है फिरोज तुगलक उसका निर्माण कराता है और एक और ऐड कर देता है, उसकी हाइट चेंज हो जाती है। और ये आपने पता है सफेद और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग उसमें होता है। अब आपसे पूछा जाएगा वास्तुकार कौन था, ये आप कमेंट में बताना। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई नींव रखी गई, उसका वास्तुकार कौन था? कुतुब मीनार। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, स्थापत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में हम चित्रकला और संगीत चित्रकला हम देखते हैं, तो यहाँ पे चित्रकला का कोई विशेष रोल नहीं है, लेकिन स्थापत्य का बहुत विशेष रोल है। स्थापत्य हम देख रहे हैं। इसके बाद और क्या क्या आपने इसमें करना है दोस्तों, विभाग देखने हैं दोस्तों। विभाग कैसे देखने हैं? आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई सबसे पहले वजीर की शक्ति को घटाने के लिए, वजीर की शक्ति को घटाने के लिए दीवान ए अर्ज का प्रयोग किसने किया था? दीवान ए अर्ज किसने विभाग बनाया था? बलबन ने बनाया था। दीवान ए रियासत किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। भाई गुलामों के लिए दीवान ए बंदगान किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। भाई इससे बाजार से हो गया, और आपका सैन्य विभाग हो गया, या आपका और अन्य विभाग जो भी थे सल्तनत के अंदर, ये विभाग किसके द्वारा क्रिएट किए गए थे, ये किसके द्वारा बनवाए गए थे? ये विभाग आप लोगों ने देखने हैं दोस्तों, ठीक है। विभाग किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा बनवाया? आमीर कोही किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। दारुल सफा मतलब दीवार, दारुल सफा यानी अस्पताल से संबंधित जो विभाग बनाया ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया दोस्तों, ठीक है। विभाग एक अपना आता है कारखाने, कारखाने, कारखाने का प्रमुख मुतसर्रिफ होता था भाई। और कारखाने, अन्य जो कारखाने थे कपड़ों से संबंधित को क्या बोला जाता है? जामदार खाना। घोड़ों का जो संबंधित जो कारखाना था उसको क्या बोला जाता है? हाथी से संबंधित जो कारखाना उसको क्या बोला जाता है? भाई जो ऊंट की, जो घोड़े की जीन है उससे संबंधित जो कारखाना है उसको क्या बोला जाता है? तो ये कारखाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने आपको बताया है कौन कौन सी चीज, सबसे पहले स्रोत, उसके बाद स्थापत्य कला, उसके बाद कारखाने, उसके बाद एक विभाग। ये 4 बातें बताइए। अब आपने देखने हैं इनका प्रशासन, और प्रशासन के अंदर आपने इनका वजीर देखना है कि वजीर कौन था। भाई इल्तुतमिश का वजीर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसका महमूद गजनवी का वजीर कौन था? अब्बास फजल बिन अहमद। और इल्तुतमिश का वजीर पहले फखरुद्दीन निजामी और फिर निजामुल मुल्क जुनैदी। तो आपने वजीर देखने हैं, किसका वजीर कौन हुआ है ना, किसने वजीर की शक्ति को कम किया, किसने वजीर की शक्ति को बढ़ाया, किसके काल में विजारत का स्वर्ण काल था, किसके काल में विजारत का निम्नतम काल था, अमीरों का स्वर्ण काल किसके काल में था, अमीरों का निम्न काल किसके काल में था, किसका कौन सा अमीर था, अमीरों को जो विदेशी थे, नाई थे, धोबी थे, पुंबे थे, उनको अमीर का पद किसने देना शुरू किया था, और जो पूर्व जो अमीर होते थे, वजीर होते, उनके सलाह कौन सा शासक लेता था, ये आपने देखना है, ये आपने देखना है दोस्तों, ठीक है। वजीर हो गया, अमीर हो गया। सिक्के, यहाँ पे सिक्के, सिक्के से संबंधित क्या देखना है आपने? एक तो देखना है आपने सिक्कों से संबंधित दोस्तों, चांदी की अदली किसने चलाई, चांदी की अदली किसने चलाई, सोने का जो दिनार है वो किसने चलाया, सोने का टंका किसने चलाया, चांदी का टंका किसने चलाया, है ना। ये सिक्के देखने हैं दोस्तों, ये सिक्के देखने हैं कि किसने कौन सा सिक्का यहाँ पे चलाया था दोस्तों, और किसके, ये अगर आपसे पूछ रहा है किसके सिक्कों पर किस चीज की मोहर होती थी, अपने सिक्कों पर पिताजी का मतलब नाम लिखवाना किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। अपने सिक्कों पर पिताजी का, सॉरी इसने, किसने किया था भाई पिताजी का नाम लिखवाना शुरू? बताना एक बार। इल्तुतमिश ने जो किया था वो सिक्कों पर, यानी कि अपने जो टक्का था उस पे शहर का नाम लिखवाना शुरू किया था। किसका भाई? शहर का नाम लिखवाना शुरू किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने फादर का नाम लिखवाया था सिक्कों पर, अल सईद की उपाधि उसने धारण की, अल सईद, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है भाई।
तो किसने सिक्कों पर किसका नाम लिखवाया, ये आपने देखना है दोस्तों। लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम में जितना हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर लेंगे दोस्तों, आपके ही लिए बेनिफिट ये रहने वाला है, निश्चित ही आपको इसका फायदा यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। मंगोल यानी कि सल्तनत के अंदर जो सीमांत नीति थी, मंगोलों की नीति थी कि भाई इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान आता है जो कि जलालुद्दीन खान का पीछा करते हुए, रजिया सुल्तान के समय में मलिक हसन कारलूक का पीछे करते हुए एक मंगोल आता है, ये अलगाववादी नीति अपनाती है, अलगाववादी मंगोलों के खिलाफ, यानी कि इल्तुतमिश भी और ये भी। उसके बाद अलाउद्दीन कौन सी नीति अपनाता है, बलबन कौन सी नीति अपनाता है, मंगोलों के खिलाफ सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय में होते हैं, और तरमासरीन का मंगोल जो आक्रमण हुआ वो किसके समय में हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के, सीर मुगल का किसके समय में होता है, ऐसा कौन सा शासक था तुगलक वंश में जिसके समय में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ, यानी कि फिरोज तुगलक के समय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है कि एक भी मंगोल आक्रमण फिरोज तुगलक के समय में नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। तो मंगोलों से संबंधित देख लिया भाई, थोड़ा शैक्षिक विकास भी देख लेना कि कैसे कैसे शिक्षा का विकास सल्तनत के अंदर होता है, सल्तनत के अंदर शिक्षा का विकास कैसे कैसे होता है। भू राजस्व व्यवस्था सल्तनत की कैसी थी, भू राजस्व व्यवस्था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक 50% भू कर लेते थे, भू राजस्व का, ठीक है 50%। आप बाद में देखो इब्राहिम लोदी 25% लेता है। खुम्स में कितना हिस्सा होता है, खुम्स जो होता है उसमें कितना हिस्सा होता था इनका, पहले जो लिया जाता था 1/5 लिया जाता था, 1/5, और इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 यानी 80% जो खुम्स जो सेना लूट के लाती थी वो माल 80% रखना इन्होंने शुरू कर दिया था, खुम्स का माल किन्होंने, अलाउद्दीन ने और इन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान देखने हैं, अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, उत्तरी अभियान अलाउद्दीन खिलजी के कौन से थे, दक्षिणी कौन से थे। उत्तरी अभियान में हम देखेंगे कि भाई गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सीवान, जालोर और देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांडे, ये दक्षिणी अभियान थे। इन अभियान के अंदर वहां का शासक कौन था और अलाउद्दीन की तरफ से किसने वहां पे आक्रमण किया था, अभियान किया था। अलाउद्दीन के 4 खान कौन थे, अलमास बेग का मूल नाम, अलमास बेग का उपाधि क्या थी, या जफर खान किसका नाम था, संजर का नाम क्या था, ये आपने देखना है। 4 खान इसके, ठीक है। मंगोल देख लिए, ये देख लिए, इसकी अभियान देख लिए, इसकी बाजार नीति अलाउद्दीन खिलजी की, बाजार नीति अलाउद्दीन खिलजी की देखनी है दोस्तों कि कौन सा न्याय मंडी होता था और कहां किसको नियुक्त किया जाता था, इसके, ठीक है। अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, बहुत, और सिकंदर लोदी, बहुत इंपोर्टेंट शासक है चारों के चारों दोस्तों, चारों के चारों बहुत इंपोर्टेंट। इसके पांचों की पांचों जो इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, राजधानी परिवर्तन किया था, खुरासन अभियान था, सैनिक इकट्ठा की थी, इसकी जो नाकामी परियोजनाओं के अंदर रहती है वो देखनी है किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। और फिरोज तुगलक आता है, कैसे गुलामों को बढ़ाते हैं, दासों को बढ़ाते हैं और अपना शासन चलाते हैं 37 वर्ष तक। सबसे बड़ा शासन काल इनके अंदर सल्तनत के अंदर वो रहता है। अगर बात आए वंश की, तो वंश की बात आएगी तो सबसे बड़ा शासनकाल किनका, तुगलक होगा। किनका भाई, तुगलक होगा सबसे बड़ा, और सबसे छोटा खिलजी होगा। किसका, खिलजी होगा। और आए बात अभी किस शासक ने सबसे सर्वाधिक समय तक शासन किया, वो था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी 38 साल तक, 38 साल तक, 37 साल फिरोज तुगलक ने किया था, 37 साल फिरोज तुगलक ने किया था। यही आपसे मुगल काल में पूछा जाता है कि सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था, अकबर ने किया था, ठीक है। किसकी माता हिंदू थी, किसकी माता हिंदू थी, सल्तनत के अंदर भी मुगल के अंदर भी ये क्वेश्चन ही बढ़ता है। तो नसरुद्दीन खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी, इन सभी की माता हिंदू थी, चारों की। वहां पे 5 की माता हिंदू थी, किसकी, जहांगीर की माता हिंदू थी, शाहजहां की माता हिंदू थी, बहादुर शाह प्रथम की माता हिंदू थी, बहादुर शाह द्वितीय की माता हिंदू थी, अहमद शाह की माता हिंदू थी। तो ये माता देख लेना, किसने कौन सा नगर बसाया, जापना नगर किसने बसाया, सीरी का किला किसने बसाया, फिरोज शाह कोटला किसने बसाया, शेर शाह सूरी नगर हो तो बाद में आएगा, शाहजहानाबाद किसने बसाया। 7 नगर थे, सातों के सातों देखने हैं दोस्तों, किसने कौन सा स्थापित किया, और ये देखने हैं दोस्तों आपने, है ना। इंपोर्टेंट ये है आपके लिए मंगोल। भाई एल्दोज कौन था इसके समय में, उसकी हत्या कैसे हुई, कुबाचा कौन था, एल्दोज और कुबाचा, ये भी देखना है। और उसके बाद बाबर कैसे गद्दी बैठता है, बाबर को कौन कौन सा पद देता है, बैराम शाह कौन से पद पे सुशोभित करता है बाबर को, जो कि 40 का सदस्य था बाबर। उसके बाद बैराम शाह के बाद नसरुद्दीन मसूद शाह, महमूद, ये
तो ये कौन सा पद इसको देते हैं। तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, मतलब ये टाइप्स थे, ये आपने कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से, तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। और मेरे लिए आपकी हेल्प जो भी कुछ कर सकता हूँ तो बता देना दोस्तों, मैं आपके लिए तत्पर हूँ। और जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बैच ओपन है, ठीक है भाई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।